So question number 1, a car of mass 500 kg is at rest, ये important है, is at rest at point X on a slope as shown. The car's brakes are released and the car rolls down the slope with its engine switch off. ठीक है, इसका मतलब कि इंजन कोई पावर प्रोड्यूस नहीं कर रही. Now at point Y, जो नीचे वाला पॉइंट है, the car has moved through a vertical height of 30 meters and has a speed of 11. What is the energy dissipated by frictional forces? देखो वही वाला कॉन्सेप्ट जो अभी मैंने बताया. हम क्या करेंगे कि हमें जो जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है ना उसको यूज करके हम हर पॉइंट पर उसकी एनर्जी कैलकुलेट करेंगे. फॉर एग्जांपल ये जो मेरा पॉइंट एक्स है, इस पॉइंट एक्स पर मैं अपनी एनर्जी कैलकुलेट करता हूँ. क्वेश्चन में गिवन है कि इट इज एट रेस्ट एट पॉइंट एक्स, क्योंकि रेस्ट पर है तो उसकी कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी. Now, जो द ओनली एनर्जी इट कैन हैव इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ये किसी न किसी हाइट पर है. ठीक है, तो मैंने लिख लिया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज mgh. ठीक है, मास इज 500, g is 9.81 and my h is 30. तो पॉइंट x पर जो एनर्जी आई है वो आई है 500 इंटू 9.81 इंटू 30, दैट इज 147150 जूल्स. ठीक है, ये पॉइंट x पर आई है. दूसरी पोजीशन क्या है, पॉइंट y. पॉइंट y पर भी एनर्जी निकाल लेते हैं. देखो पॉइंट y पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो नहीं होगी, क्योंकि वो सारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो गई है लूज. वो किस में कन्वर्ट हुई होगी, उसकी स्पीड में, यानी उसकी काइनेटिक एनर्जी में. तो यहाँ पर इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी दैट विल बी हाफ mv², राइट. हाफ इंटू मास इसका 500 है और इसकी स्पीड इज 11, तो 11 का स्क्वायर. इसको कैलकुलेट करते हैं. दिस विल बी half into 500 into 11 square, 30250 joules. अब देखो मैंने भी बताया था कि अगर ऑब्जेक्ट की पहली पोजीशन पे जो एनर्जी है वो उसकी सेकंड पोजीशन पे की एनर्जी से डिफरेंट हो, मतलब उन दोनों एनर्जीज में कोई डिफरेंस हो, तो जो डिफरेंस होता है दैट शुड बी कन्वर्टेड इनटू वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टिव फोर्सेस. ठीक है, और हमसे क्वेश्चन में यही पूछा हुआ है व्हाट इज द एनर्जी डिसिपेटेड बाय फ्रिक्शनल फोर्सेस या वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्सेस. तो हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. ठीक है, सो माय वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टिव फोर्सेस, वर्क डन आर लिख देता हूँ उसको मैं, दैट विल बी 147150 माइनस 30250, and I get the answer 1.17 times 10 की power 5. So 1.8 times 10 की power 5 is my answer. Sorry, my bad. 1.2 होना चाहिए. 1.2 times 10 की power 5. ये क्वेश्चन क्लियर है सबको? Okay. Now question number 2 says a trolley starts from rest. Again, rest का word आ गया. इसका मतलब कि x पर इसकी at x kinetic energy should be 0, क्योंकि rest पर है. ठीक है, it rolls down to y and eventually comes to rest at z. ठीक है, z पर भी रेस्ट पर आ रही है, इसका मतलब z पर भी इसकी काइनेटिक एनर्जी शुड बी 0. ठीक है, नाउ x पर क्योंकि ये किसी ना किसी हाइट पर है तो x पर इसकी जो एनर्जी होगी दैट शुड बी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, y पर ये सारी की सारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी शुड बी कन्वर्टेड इनटू इट्स काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, अब देखो फोकस करना थोड़ा सा कि देखो x पे मेरी जो हाइट थी, ठीक है, वो फॉर एग्जांपल सपोज करो 50 मीटर्स थी. 50 मीटर्स की हाइट पर जो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी, ठीक है, दैट वाज 50 टाइम्स g टाइम्स उसका मास. ठीक है, सो 50 g मल्टीप्लाई बाय इट्स मास. ठीक है, ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी है एट x. अब देखो जो पॉइंट z है, पॉइंट z दिखने में पता चल रहा है कि इट इज एट अ लेसर हाइट देन पॉइंट x. ठीक है, तो इसको फॉर एग्जांपल सपोज कर लो दिस इज 20 मीटर्स या 30 ले लो, 30 मीटर्स. ठीक है,
तो यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, क्योंकि हमने डिड्यूस कर लिया कि जी पर इसकी काइनेटिक एनर्जी नहीं है, तो इट शुड ओनली हैव पोटेंशियल एनर्जी। तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 30 टाइम्स जी मल्टीप्लाई बाय इट्स मास mgh। ठीक है, तो देखो जब वो x से y पर आया तो उसकी सारी की सारी ये वाली एनर्जी इज कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और जब ये y से वापस z पर आ रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी शुड बी कन्वर्टेड टू इट्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन देखो डिफरेंस आ रहा है, जो मेरी ये वाली एनर्जी है और जो मेरी फाइनल एनर्जी है इसमें डिफरेंस है। ठीक है, तो वो वाला डिफरेंस जो है वो वाला डिफरेंस कहाँ गया, वो वाली एनर्जी का डिफरेंस कहाँ गया, दैट इज कन्वर्टेड इनटू सम रेजिस्टिव फोर्सेस या फिर हीट। ठीक है, सो एक्स से वाई आने में एनर्जी चेंज क्या आया, पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी, एंड देन वाई टू जी काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड टू potential energy and heat. So B is your answer. ये क्वेश्चन क्लियर है? Okay. Question number 3. Why not C? देखो x to y potential energy is converted to kinetic energy plus heat. देखो इसकी यहाँ पे जो potential energy है it cannot now it cannot be converted to kinetic energy plus heat, इसलिए कि फिर वो जो हमें ये कैसे पता चलेगा कि इसकी जो हाँ, तो इसकी जो ये वाली एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर इससे इससे जो जी पर आने पे इसकी एनर्जी लाइक कंज्यूम हुई है, वाई कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू, तो ये हीट में कन्वर्ट हो गया ना। ठीक है, तो एक्स से वाई पे आने में और वाई से जी में आने में अगर दोनों में हीट में कन्वर्ट होगी तो उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। सो इट इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वाई से जी पर आने में इसकी एनर्जी बचे ही ना, वाई से जी पर लाने में इसकी कोई एनर्जी ना बचे। सही है। और ठीक है, लेट मी जस्ट कंफर्म द आंसर क्योंकि मुझे भी थोड़ा डाउट है। क्वेश्चन नंबर 2, आई थिंक इट्स गोना बी डी या बी में से कोई होगा, चेक कर लेते हैं। ओह, डी आंसर है, माय बैड। ठीक है, समझ आ गया। ठीक है, सो मैंने जो बताया कि फॉर एग्जांपल ये जो स्लोप है, ये पूरी जो स्लोप है इट शुड बी बिल्ट ऑफ द सेम मटेरियल, है ना, क्योंकि हमें कोई इसमें इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई, इसका मतलब हम इसे अज्यूम कर लेंगे कि ये जो पूरी स्लोप है इट इज बिल्ट ऑफ द सेम मटेरियल। ठीक है, तो जब हमने ये डिड्यूस किया कि y से z पर आने में इसका जो इसकी जो एनर्जी चेंज है दैट इज कन्वर्टेड इनटू हीट। ठीक है, क्योंकि y से z पर आने में इसको कोई ना कोई फ्रिक्शन मिल रहा होगा। ठीक है, एंड दैट फ्रिक्शन इज ड्यू टू द स्लोप। ठीक है, अब जब y से z पर आने में इसकी जो एनर्जी है दैट इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, क्योंकि इसको रेजिस्टेंस मिल गया है, तो x से y पर आने में वही सेम स्लोप है ना, तो वही सेम फ्रिक्शन मिल रहा होगा, यानी वही सेम एनर्जी शुड बी कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी। यानी 50 GM से काइनेटिक एनर्जी में आने के लिए इसने इसकी ये वाली एनर्जी शुड बी कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी एंड हीट, क्योंकि इसने कोई वर्क डन किया है अगेंस्ट द रेजिस्टिव फोर्सेस। सही है, सो डी शुड बी द आंसर। और वाई से जी आने में हमने पहले ही बोल लिया था कि इसमें हीट एनर्जी लूज हो रही है। अब क्लियर है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। A car traveling with speed of 28 meters per second leaves a motorway on an exit road. The end of the road is 22 meters higher than the motorway. If only the force of gravity is considered, what will be the speed of the car at the end of the exit road? ठीक है, सो जब उसने 28 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मोटरवे को लीव किया तो उस वक्त उसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, सो हाफ इंटू एम इंटू 28 का स्क्वायर, क्योंकि इसकी स्पीड 28 थी, और ये सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द एंड ऑफ द एग्जिट रोड इज 22 meters हायर। ठीक है,
If only the force of gravity is considered, what will be the speed of the car at the end of the exit road? तो देखो क्वेश्चन में ही उन्होंने बता दिया कि एग्जिट रोड के एंड पर उसकी एग्जिट रोड इज 22 मीटर्स हायर, मतलब कुछ पार्ट ऑफ द एनर्जी शुड बी कन्वर्टेड इनटू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि वो ऊपर गई है, ठीक है, उसने कोई हाइट हाइट ऊपर गई है और उसके पास स्पीड भी है। एट द एंड ऑफ द एग्जिट रोड इट इज बोथ हायर, यानी उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हुई है और उसके पास कोई ना कोई स्पीड भी है, ठीक है। तो उसके पास इनिशियली जो एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी, वो कन्वर्ट हुआ इनटू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। मैं इसको इक्वेट कर देता हूँ लाइक दिस, ठीक है। सो हाफ m इंटू 28 स्क्वायर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, mg टाइम्स हाइट जो कि 22 है, और काइनेटिक एनर्जी हमें निकालनी है, सॉरी वेलोसिटी हमें निकालनी है, एंड काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। मैं m तीनों जगह कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। So this will be 28 square over 2 must be equal to 22g. g की वैल्यू 9.81 लिख देते हैं, 9.81 प्लस v स्क्वायर ओवर 2। सॉल्व करेंगे तो इसमें हमारे पास आंसर आएगा, आई गेस 28 स्क्वायर ओवर 2 माइनस 22 इंटू 9.81 इंटू 2 एंड स्क्वायर 18.77, यानी कि 19 मीटर्स पर सेकेंड। ये क्वेश्चन क्लियर है? स्क्रीन नहीं आ रही क्या? क्वेश्चन नंबर 3 की वर्किंग नजर आ रही है? आ गई, सही है। तो वर्किंग देख लो एक दफा दोबारा, कुछ समझ नहीं आया तो पूछ लो। ओके कर देना चैट पे ताकि आगे मूव करें। अलीना क्या समझ नहीं आया? क्वेश्चन नंबर 3 समझ नहीं आया, चलो दोबारा देख लेते हैं। A car is traveling with speed of 28। स्पीड होने का मतलब उसके पास कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। नाउ इट लीव्स द मोटरवे ऑन एन एग्जिट रोड, द एंड ऑफ द एग्जिट रोड इज 22 मीटर्स हायर। इसका मतलब वो काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू इस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि it is higher, the end of the road is higher, ठीक है। if only the force of gravity is considered, what will be the speed of the car at the end? इसमें क्वेश्चन में ही बता दिया कि एंड ऑफ द रोड पर, एट द एंड ऑफ द एग्जिट रोड इट हैज स्पीड। इसका मतलब उसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी है और काइनेटिक एनर्जी भी है। दिस इज स्टार्ट ऑफ द रोड, दिस इज एंड ऑफ द रोड, सही है। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ, हो गया, हाफ टाइम्स m उसका मास टाइम्स v स्क्वायर, उसकी स्पीड क्या है 28, सो 28 स्क्वायर इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है mgh, हाइट क्या है 22 मीटर्स, ये लिखा हुआ, ये रहा 22 मीटर्स, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी
जो एंड ऑफ द रोड पर काइनेटिक एनर्जी है यार, इनिशियल स्पीड हमेशा जीरो नहीं होती, नहीं जरूरी नहीं है, वो क्वेश्चन में बताया हुआ होगा। हाफ एम वी स्क्वायर, उसकी फाइनल स्पीड हमें नहीं पता, वो निकालनी है, यानी इसकी काइनेटिक एनर्जी हमने लिख दी। एम 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 तीनों जगह कैंसिल हो गया, यहाँ से वी का आंसर आ जाएगा 18.77, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 19। ठीक है, G is 9.81। नो नॉट इज यार 9.81 लेना, 10 मत लेना, आंसर में बहुत डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। A pendulum bob oscillates between P and R. ठीक है, assuming the gravitational potential energy is lost in moving from P and Q and that is converted into kinetic energy, what is the speed of the bob at Q? ठीक है, हमें बोला हुआ है कि इस पोजीशन पर जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है ना, वो Q पर उसकी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। यहाँ पर जो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, इट इज कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी एट Q। ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर इसकी काइनेटिक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, दैट विल बी m टाइम्स g टाइम्स उसकी हाइट क्या है, y। ठीक है, एट q उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ m v स्क्वायर। ठीक है, और हमें बोला हुआ है कि ये दोनों इक्वल है, क्योंकि ये सारी की सारी ये सारी की सारी एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू दिस काइनेटिक एनर्जी, इसका मतलब ये दोनों इक्वल होंगे। सो एम जी वाई इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, हम बात कर रहे थे कि एट पी उसकी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, वो सारी की सारी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी एट क्यू। मैंने इन दोनों को इक्वेट किया। ठीक है, m और m दोनों साइड्स पर कैंसिल हो गए, मैंने 2 को दूसरे साइड पर भेजा, सो 2g y इज इक्वल टू वी स्क्वायर। सो v विल बी इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ 2g y। सही है, सो स्क्वायर रूट ऑफ 2g y इज योर आंसर। इसमें किसी को प्रॉब्लम है कोई? ओके, आई एम गोना रिपीट दिस वन। मैंने बोला क्वेश्चन में गिवन है एट पी जो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है ना, दैट इज लॉस्ट इन मूविंग फ्रॉम पी टू क्यू इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है, मैंने सिंपली पी पे उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट की। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज एम जी एच, तो एम नहीं पता हमें, जी इज अ कांस्टेंट, वाई जो कि एच है वो हमें गिवन है, ये रहा। ठीक है, सो माई एक्सप्रेशन बिकम्स एम जी वाई। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होगी एट क्यू, दैट विल बी हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, ना मुझे एम पता है ना मुझे वी पता है, तो मेरे पास एक्सप्रेशन बन गई हाफ एम वी स्क्वायर। एंड वी नो कि ये दोनों इक्वल होंगी, क्योंकि सारी की सारी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। मैंने इन दोनों को इक्वेट किया, एम और एम दोनों साइड्स पर कैंसिल हो गए, 2 को मैंने यहाँ सेंड किया, एंड वी कैलकुलेट करने के लिए मैंने स्क्वायर रूट कर दिया, तो मेरी एक्सप्रेशन बन गई अंडर रूट ऑफ 2g y। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 5। A motorist traveling at 10 meters per second can bring his car to rest in a distance of 10 meters. Kinematics सही है, we can skip this. 6.2 work and efficiency। ठीक है, हाइड्रोइलेक्ट्रिक चैट पे कोई लिखा है कुछ, वेट देखो, काइनेमेटिक्स पेपर में आ रहा है लेकिन मैं काइनेमेटिक्स नहीं करा रहा हूँ ना।
Okay. Question number 6. A hydroelectric power station uses the gravitational potential energy of water to generate electrical energy. मेरा पर्पस क्या है? मुझे क्या चाहिए? इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ठीक है. और मेरा इनपुट क्या है? टोटल इनपुट क्या है पावर का? दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. Now, in one particular power station, the mass of water flowing per unit time is this much, and the water falls through a height of 120 meters. ठीक है. The electrical power generated, यानी मेरा useful power output क्या है? 100 megawatt. Now, what is mega? We have पहले होता है हमारे पास किलो, then we have mega. ठीक है. So 10 power 6. 100 into 10 power 6 मेरी इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट है. दैट इज माय यूजफुल एनर्जी आउटपुट या यूजफुल पावर आउटपुट. ठीक है. मुझे एफिशिएंसी निकालनी है. नाउ आई नो व्हाट इज एफिशिएंसी. एफिशिएंसी इज यूजफुल बहुत लैग हो रहा है यार. यूजफुल पावर आउटपुट ओवर टोटल पावर इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि मुझे परसेंटेज एफिशिएंसी निकालनी है. अरे यार बहुत तंग कर रहा है पेन. ये देखो. एक मिनट रुकना यार. Okay. Multiply by 100. उफ. ठीक है. तो ये मेरी एक्सप्रेशन बन गई. अब यूजफुल पावर आउटपुट हमें गिवन है. दैट इज 100 into 10 power 6. क्या होगा 10 को? हंड्रेड इंटू 10 पावर 6 डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट. अब इनपुट क्या है? इनपुट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है. लेकिन ये एनर्जी है. हमें क्या चाहिए? पावर. क्योंकि पावर का आउटपुट गिवन है तो हमें इनपुट भी पावर की फॉर्म में चाहिए. पावर क्या होता है? पावर इज एनर्जी ओवर टाइम. ठीक है. एनर्जी मेरे पास क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ओवर टाइम. व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? इट इज mgh डिवाइडेड बाय टाइम. क्वेश्चन में देखो हमें क्या गिवन है? मास ऑफ वाटर फ्लोइंग पर यूनिट टाइम. मतलब हमें m अपॉन t गिवन है. ठीक है. लिख लेते हैं. दैट इज 1.5 इंटू 10 की पावर 5 टाइम्स बाय g मल्टीप्लाई बाय हाइट क्या है? 120 मीटर्स. ठीक है. दैट इज आवर एक्सप्रेशन. इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. सो 1.5 टाइम्स 10 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 9.81 मल्टीप्लाई बाय 120. ये कुछ अजीब नंबर आ रहा है. 176.58 टाइम्स 10 की पावर 6 वॉट्स. ये मेरा हो गया पावर इनपुट. मैं यहाँ पे डाल देता हूँ उसको. 176.58 टाइम्स 10 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 100. तो मेरा एफिशिएंसी आएगी 7. ये क्वेश्चन क्लियर है सबको? कहना ठीक है. मैं रिपीट करता हूँ. दोबारा से करते हैं सॉल्व. हमसे एफिशिएंसी पूछी है. हमें पता है परसेंटेज एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है?
यूजफुल पावर आउटपुट या यूजफुल एनर्जी आउटपुट, इन दिस केस हमें पावर आउटपुट दिया हुआ है, तो हम यूज करेंगे यूजफुल पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय टोटल पावर इनपुट multiplied by 100. Now in this case, what is the useful power? The useful power is electricity, ठीक है? And that is electrical power generated is 100 megawatts. So my useful power will be 100 times 10 की power 6 watts, ठीक है? Now total power input कैसे निकालेंगे? Now we know कि total energy input क्या है? Energy is gravitational potential energy. क्वेश्चन में यही गिवन है ना कि हम gravitational potential energy यूज कर रहे हैं. We are using the gravitational potential energy. So mgh is my useful total energy input. उसको मैं टाइम से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? यूजफुल पावर टोटल पावर इनपुट, ठीक है? Now this m over t, mass over time into g into h. Now this mass over time is what? ये हमें क्वेश्चन में गिवन है 1.5 times 10 की पावर 5. So 1.5 times 10 की पावर 5 multiply by 9.81 और हाइट क्या गिवन है 120 meters. तो मेरे पास जो आंसर आएगा दैट इज 176.58 टाइम्स 10 की पावर 6 वॉट्स. ये मेरा क्या है? टोटल पावर इनपुट. मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ उसको 176.58 टाइम्स 10 की पावर 6 and multiply this by 100 to calculate the percentage efficiency. तो मेरा आंसर आएगा 56.63, which is approximately equal to 57. So my answer is 57. सही है? Okay. Question number 7. An engine transforms thermal energy into mechanical work. So my total energy input is what? Thermal energy. And my useful output is mechanical work. Okay? The engine takes in thermal energy Q in. So my total energy input, in this case, it will not be a power, it will be energy. Your total energy input is Q in. Okay? And thermal energy, ठीक है? अच्छा, useful work क्या है? W. So my useful energy output is W. Useful energy output is W. ठीक है? Now we need to find what? We need to find the efficiency of this engine. So what will be the efficiency? Useful output over total input. So W over Q in. C. ये जो Q out है thermal energy, it is the ये basically it is converted into work done. ठीक है? हमें कुछ गरज नहीं है कि बीच में क्या हो रहा है. We only need to know कि total energy कितनी आ रही है और output कितना हो रहा है. सही है? And that will be enough for calculating efficiency. ये question clear है? The question is saying if some gas in a cylinder is supplied with thermal energy Q. So my energy input is my total energy input is what? Total energy input is Q. ठीक है? तो हमसे एफिशिएंसी पूछी गई है, ठीक है? और एफिशिएंसी के डिनोमिनेटर में क्या आता है? एफिशिएंसी के डिनोमिनेटर में क्या आता है हमेशा? टोटल आउटपुट. मतलब मेरे आंसर के डिनोमिनेटर में क्यू आना चाहिए. सो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी तो कैंसिल हो गए, ठीक है? क्योंकि इनमें डिनोमिनेटर में सिर्फ क्यू नहीं है, क्यू के साथ कुछ और भी लिखा हुआ है. सो माय पॉसिबल आंसर्स आर सी और ए. ठीक है? नाउ व्हाट विल बी माय यूजफुल आउटपुट?
जो न्यूमरेटर में आना चाहिए। तो अब देखो, यूजफुल जो वर्क है इन दिस क्वेश्चन, यार ये बहुत लैग हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। देखो यूजफुल वर्क क्या है, एक्सपैंडिंग फ्रॉम वॉल्यूम 0 टू वॉल्यूम एफ, लाइक इतने वॉल्यूम से एक्सपैंड करके इतने वॉल्यूम में लाना, दैट इज माई यूजफुल वर्क। ठीक है, अब वी नो कि वॉल्यूम इज व्हाट, वॉल्यूम इज क्रॉस सेक्शनल एरिया टाइम्स हाइट, मतलब ये जो एरिया होगा मल्टीप्लाई बाय द हाइट इट मूव्ड या डिस्टेंस इट मूव्ड इज माय वॉल्यूम। ठीक है ना, सो दिस विल बी इक्वल टू माय चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, सो वी एफ माइनस वी जीरो, जो मेरा वॉल्यूम का चेंज है, दैट इज माय एरिया टाइम्स चेंज इन हाइट। सही है, नाउ वी नो कि एरिया टाइम्स चेंज इन हाइट इज माय वॉल्यूम, और हमें एफिशिएंसी निकालनी है। ठीक है, नाउ हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या दी हुई है, प्रेशर। नाउ प्रेशर को कैसे इंक्लूड करें, किसी भी चीज़ को इंक्लूड करने का अगर तरीका ये है कि सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिख लो, विजुअलाइज करना आसान हो जाएगा। प्रेशर का फॉर्मूला इज फोर्स अपॉन एरिया। अब ऊपर वाली इक्वेशन और नीचे वाली इक्वेशन में कुछ सेम नजर आ रहा है। सही है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एरिया को सब्जेक्ट बना लेता हूँ। एरिया इज व्हाट, एफ अपॉन पी। सही है, यहाँ पर इसको सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो एफ अपॉन पी इंटू चेंज इन डिस्टेंस या चेंज इन हाइट इज वी एफ माइनस वी नॉट। ये देखो, ये क्या बन रहा है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस मूव। ये क्या होता है, हमने अभी पढ़ा, दिस इज वर्क डन डिवाइडेड बाय प्रेशर इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी जीरो। डब्ल्यू को सब्जेक्ट बना लेते हैं, so my formula becomes, जगह कम पड़ रही है, P multiplied by VF minus V0। ठीक है, so this is what, this is my useful work done या useful energy output, so P into VF minus V0, यहाँ पे लिख देते हैं P into VF minus V0 and that is my expression, so option C। ये क्वेश्चन क्लियर है, हाउ डिड आई गेट W? ये देखो, जो मेरी एक्सप्रेशन थी उसमें मेरे पास ये दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो गई थी, फोर्स इनटू डिस्टेंस या हाइट। तो वी नो कि फोर्स और डिस्टेंस या हाइट का प्रोडक्ट क्या होता है, दैट इज वर्क डन। तो मैंने डब्ल्यू से रिप्लेस कर दिया एंड देन आई मेक डब्ल्यू द सब्जेक्ट, तो मेरी एक्सप्रेशन ये बन गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, an object of mass 0.3 kg is thrown vertically upwards from the ground with an initial velocity of 8 meters per second. The object reaches a maximum height of 1.9 meters. तो मेरी जो मैक्सिमम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, या ऐसे लिख लेते हैं GPE मैक्स, वो होगी mg टाइम्स मैक्सिमम हाइट, और मैक्सिमम हाइट क्या है, 1.9 मीटर्स। तो मास इज 0.3 क्वेश्चन में गिवन है, g इज 9.81 एंड h मैक्स इज 1.9। ठीक है, तो मेरी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी 0.3 इंटू 9.81 टाइम्स बाय 1.9, and that is equal to 5.5917।
5.5917 joules, ठीक है। एंड मेरी जो इनिशियल वेलोसिटी थी, मतलब मुझे इनिशियल एनर्जी जो दी थी मैंने बॉल को, दैट वाज प्योरली काइनेटिक एनर्जी। मैंने जितनी एनर्जी बॉल को प्रोवाइड की वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई थी, सही है। यानी उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ टाइम्स बाय इट्स मास 0.3 टाइम्स बाय 8 8 का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि मेरी वेलोसिटी 8 थी। सो दिस विल बी हाफ इंटू 0.3 इंटू 8 का स्क्वायर, and I get 9.6 joules। और मैंने अभी पहले बताया था थ्योरी के वक्त कि अगर मेरी फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन में दोनों की एनर्जीज में डिफरेंस हो, तो वो डिफरेंस कहाँ जाता है, दैट इज कन्वर्टेड इनटू वर्क डन। तो देखो डिफरेंस है ना, 5.5917 और 9.6 में डिफरेंस है, तो मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, एंड माय आंसर इज 9.6 minus 5.5917, 4 joules, 4.0083 आंसर आ रहा है। राउंड ऑफ करेंगे तो 4 जूल्स। ये क्वेश्चन क्लियर है। ये 4 जूल्स है, दिस इज ये पार्ट ऑफ द एनर्जी है दैट इज कन्वर्टेड इनटू डूइंग वर्क अगेंस्ट रेजिस्टिव फोर्सेस।